मैं काम के सिलसिले में अक्सर प्लेन से ट्रैवल करता हूँ। एयरपोर्ट, होटल और बोर्ड रूम मेरी जिंदगी में बार बार आने वाली जगह हैं। लेकिन अब मुझे नई जगहों पर जाने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि मेरी पिछली फ्लाइट के दौरान कुछ हुआ था। मैं 29 साल का मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। पिछले हफ्ते मैंने डैलस में 4 दिनों की अपनी थका देने वाली जर्नी पूरी की थी। सुबह से रात तक मीटिंग्स। सिएटल वापस जाने वाली रेड आई फ्लाइट में बैठते बैठते मैं पूरी तरह थक चुका था। मेरा बस एक ही मकसद था कि मैं प्लेन में चढ़ूं, हेडफोन लगाऊं और सो जाऊं। मैं सीट 14D पर था जो आइल के पास थी। जब मैं वहां पहुंचा तो बीच वाली सीट 14C पर बैठी औरत पहले से ही वहां मौजूद थी। वो सुंदर थी लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और उसकी गोरी त्वचा के साथ वो डरावनी लग रही थी। उसने अपने बालों को बड़े अच्छे तरीके से पीछे बांधा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत नकली लग रही थी, जैसे उसे अपने आसपास के बारे में कुछ ज्यादा ही पता हो। जब उसने मुझे देखा तो मुस्कान के साथ कहा, तुम थके हुए लग रहे हो। मैंने धीरे से सर हिलाया और हंस दिया। हफ्ता बहुत लंबा रहा। उसने अपना सर एक तरफ झुकाया और कहा, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं लेकिन किसी को बताते नहीं हो। मैंने एक पल सोचा कि क्या मैंने उसकी बात सही सुनी है। ठीक है। वो हल्के से हंसी और हमारे बीच बने आर्मरेस्ट को थपथपाया। माफ करना, मैं लोगों को पढ़ लेती हूँ, आदत है। ये बस शुरुआत थी। फ्लाइट के पहले 30 मिनट तक वो बातचीत शुरू करने की कोशिश करती रही। पूछती रही कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या मैं भाग्य में यकीन करता हूँ। ऊपर से देखने पर आम सवाल, लेकिन जिस तरह से उसने पूछा उसमें मैं अनकंफर्टेबल हो गया। वो अपना सर झुकाकर मेरे शब्दों को हूबहू दोहराती रही। मैं अपने स्लीव्स कैसे ठीक करता हूँ और कैसे मैं अपनी टांगे क्रॉस करता हूँ, उसकी नकल करती रही। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत वो कुछ सेकंड बाद दोहराती रही। एक पल में मैंने कहा, मैं शायद जल्दी सोने की कोशिश करूंगा। उसने जवाब दिया, नींद एक अजीब चीज है। जब आप सो रहे होते हैं तब पता नहीं कौन आपको देख रहा हो। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैंने अपने हेडफोन लगाए और ऐसे पीछे झुक गया जैसे सोने जा रहा हूँ। बाकी ट्रिप शांति भरी रही। कम से कम आंखें बंद करने के बाद तो मुझे ऐसा ही लगा। मुझे पूरे यकीन था कि वो पागल औरत शायद मुझे देख रही होगी, लेकिन मैंने पता लगाने के लिए आंखें नहीं खोली। हम लगभग 1 बजे रात को उतरे। जैसे कि उम्मीद थी, एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग नींद में थे और अपने बैग उठाकर दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। जैसे मैं उठा और सीट के ऊपर बनी जगह से अपना कैरी ऑन सामान उठाया, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरे बगल वाली औरत एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। वो कुछ भी नहीं लाई थी। उसके पास ना तो पर्स था और ना ही सामान। मैं जल्दी से टर्मिनल पार करके एयरपोर्ट के होटल पहुंच गया, ये सोच कर कि बेहतर होगा कि हम फिर कभी ना मिलें। फ्लाइट में उसके बर्ताव के बाद मैं उसका सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता था। होटल के शीशे वाले दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, बस यूं ही चेक करने के लिए, और वो वहां थी, बाहर बुत की तरह खड़ी थी। उसकी नजरें मुझ पर गड़ी थी और उसने मुश्किल से पलकें झपकाई। उसने ना हाथ हिलाया और ना मुस्कुराई, बस देखती रही। मैंने खुद से कहा कि शायद ये इत्तेफाक होगा, शायद वो किसी का इंतजार कर रही होगी। हो सकता है वो पास में रहती हो और उसे सामान की जरूरत ना हो। मेरे दिमाग ने इसे समझने की बहुत कोशिश की। मैंने चेक इन किया, चाबी ली और अपने कमरे में चला गया। कमरा नंबर 508, 5वीं मंजिल। अंदर पहुंचते ही मुझे बेहतर महसूस हुआ। मैं फ्रेश हुआ और सीधा बिस्तर पर चला गया। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर से सो रहा था कि मेरी नींद एक दर्दनाक एहसास से खुली। मेरे सीने पर बहुत जोर का दबाव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे ऊपर कोई बड़ा पत्थर रख दिया और मेरे फेफड़े उसके वजन से कुचल रहे हैं। मैंने हांफते हुए आंखें खोली और तुरंत चीख पड़ा। फ्लाइट वाली वो पागल औरत मेरी छाती पर बैठी थी। उसके घुटने मेरे पसलियों पर दबे हुए थे। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में और भी बड़ी लग रही थी, और इसकी मुस्कान, हे भगवान, उसकी मुस्कान इतनी खिंची हुई थी कि किसी इंसान की लग ही नहीं रही थी। तुम्हें मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मेटल का हेयर क्लिप निकाला जो मुड़ा हुआ था। मैंने इसका इस्तेमाल तुम्हारा दरवाजा खोलने के लिए किया। वो खिलखिलाकर हंसी। मैंने चीखने की कोशिश की। उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। हमारी इस खूबसूरत पल को खराब मत करो। हाँ, मैं भड़क गया। मैंने उसे बहुत जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाने लगी। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और रिसेप्शन पर फोन किया। हेलो, कोई मेरे कमरे में घुस आया है। जैसे ही मैं बात कर रहा था वो उठी और इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता वो भाग गए। कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी आ गई। मैंने उन्हें वो मुड़ी हुई हेयर क्लिप दिखाई जो उसने गिरा दी थी और मेरे दरवाजे पर लगी कुंडी जिस पर छेड़छाड़ के निशान थे। सिक्योरिटी ने पूरी लॉबी और होटल के एग्जिट गेट की जांच की, लेकिन वो जा चुकी थी।
सबूत सिर्फ सीसीटीवी फुटेज थे, जिसमें वो होटल में घुसती और फिर पिछले दरवाजे से बाहर भागती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरह जानती हो। जब पुलिस आई तो मैंने उन्हें उसके सीट नंबर और फ्लाइट की इंफॉर्मेशन दी। टीएसए ने बोर्डिंग रिकॉर्ड निकाला, लेकिन बाद में पता चला कि उसने नकली आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ तक कि नकली पासपोर्ट का भी इस्तेमाल किया था। उन्हें वो कभी नहीं मिले। अधिकारियों ने मुझे बताया कि मैं लकी हूँ कि उसके पास चाकू हो सकता था, कि वो और भी बुरा कर सकती थी। लेकिन बात यह है, उसने और भी बुरा किया। शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन उसके बाद से मैं पूरी रात नहीं सो पाया। सोने से पहले मैं 4 बार ताले चेक करता हूँ। जब मैं ट्रैवल पर जाता हूँ तो दरवाजे के हैंडल के नीचे एक कुर्सी रख देता हूँ। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे उसकी मुस्कान दिखाई देती है। मैं उसे ये कहते हुए सुन सकता हूँ, तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए था। काश मैं उस फ्लाइट में ना चढ़ता, या कम से कम कोई दूसरी सीट ले लेता, ताकि मैं उससे कभी ना मिल पाता। मैं इंटरनेट पर स्टोरीज पोस्ट करने वालों में से नहीं हूँ। काम, घर के सामान की खरीदारी और मेरी 2 साल की बेटी विकी, एक 35 साल की सिंगल मदर होने के नाते ये सब मेरे लाइफ का ज्यादातर हिस्सा ले लेते हैं। हालांकि पिछले हफ्ते एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं तब से सोच रही हूँ। वो डरावना था, असल जिंदगी का खौफनाक मंजर, और मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अपने मॉम डैड से मिलने जा रहे थे। ये एक लंबा ट्रैवल था और मैंने सुबह की फ्लाइट चुनी क्योंकि विकी आमतौर पर उस समय सोती है। एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ था। मैंने अब तक का सबसे बिजी एयरपोर्ट देखा है। मैं अपने पासपोर्ट और फ्लाइट पास पकड़े हुए उसके स्ट्रोलर के साथ भीड़ में घूम रही थी। गेट के साइन बोर्ड देख रही थी और उम्मीद कर रही थी कि विकी का मूड खराब ना हो। खुशकिस्मती से वो शांत थी, अपने छोटे से खरगोश को पकड़े हुए डमी को चूस रही थी। मुझे याद है कि मैं कितनी राहत महसूस कर रही थी। तभी मुझे एक ऐसी चीज का एहसास हुआ जिसने मुझे परेशान कर दिया। एक औरत जिसने महंगे कपड़े पहने हुए थे वेटिंग रूम के पास बैठी थी। मोतियों की माला, सोने की बालियों और बड़े सनग्लासेस में वो किसी फैशन मैगजीन से निकली हुई लग रही थी। वो विकी को भी देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रही हो। मैंने ये सोचकर उसे अनदेखा कर दिया कि उसे विकी बहुत प्यारी लग रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लहराते बाल ध्यान खींचते हैं, इसलिए लोग उसे खूब घूरते हैं। हालांकि अलग एरिया में जाने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। खैर, शायद गर्मी और थकान की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने लगी थी। मैंने बस में चढ़ने से पहले जल्दी से वॉशरूम जाने का फैसला किया। मैंने विकी को लेडीज वॉशरूम के ठीक बाहर दीवार की तरफ मुंह करके स्ट्रोलर लॉक करके बस 1 मिनट के लिए खड़ा कर दिया। मैंने उससे कहा, मामी 1 मिनट में वापस आ जाएगी। उसने हमेशा की तरह सर हिलाया। अंदर लाइन छोटी थी। मैं लगभग 90 सेकंड के लिए गई थी, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो स्ट्रोलर गायब था। एक पल के लिए मैं हैरान रह गई। ऐसी बात फौरन समझ में नहीं आती। मैंने बाएं दाएं देखा और फिर चिल्लाते हुए बाहर भागी, मेरी बेटी कहाँ है? तभी मैंने उसे देखा। ये वही औरत थी जिसे मैंने पहले देखा था। वो मेरी बेटी के स्ट्रोलर को खींचते हुए तेजी से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रही थी। मैं उसके पीछे दौड़ी और चिल्लाई, रुको, ये मेरी बेटी है, तुम क्या कर रही हो? वो एकदम शांत होकर मुड़ी और कहा, एक्सक्यूज मी, नहीं, ये मेरी बेटी है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। मेरा खून खौल उठा। विकी रो रही थी, मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। मैंने स्ट्रोलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था और चिल्ला रही थी, मेरी बच्ची को छुओ मत। कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी आ गई। मुझे लगा कि वो मेरी मदद करेंगे। मैं घबरा गई। विकी की तरफ इशारा करके उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, ये मेरी बेटी है, इसने उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन उसे पकड़ने या आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बजाय वो हिचकिचा रहे थे। एक गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने एक ढीली टी शर्ट और जॉगर्स पहने हुए थे। बिना मेकअप के इधर उधर दौड़ने से पसीने से लथपथ वो औरत अमीर, साफ सुथरी और सजी धजी और शांत लग रही थी। ये औरत पागल है। वो चीखती हुई दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरी बेटी को ले जाने की कोशिश कर रही है। और बस उसी समय सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी। मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कोई सबूत है कि बच्ची मेरी है। मैंने अपना पासपोर्ट और विकी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स निकाले, लेकिन वो आदमी उन्हें देख ही नहीं रहा था। उस औरत ने अपनी बाहें क्रॉस करके कहा, कोई भी झूठ बोल सकता है। हमारे आसपास की भीड़ भी मदद नहीं कर रही थी। मैंने किसी को बुदबुदाते सुना, लगता है कस्टडी की लड़ाई है। और किसी ने कहा, ये अमीर औरत झूठ नहीं बोलेगी, देखो कितनी शांत खड़ी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ये किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। मेरी बेटी मेरे लिए रो रही थी और फिर भी मुझ पर ही शक किया जा रहा था। तभी मैं भड़क उठी। मैं चिल्लाई, वो मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती। अभी पुलिस को बुलाओ, डीएनए टेस्ट करवाओ, जो चाहे करना है कर लो, लेकिन उन्हें बुलाओ।
पुलिस शब्द ने सब कुछ बदल दिया। एक पल के लिए उस औरत के चेहरे के भाव बदल गए। थोड़ी घबराई हुई थी, फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के उसने स्ट्रोलर जोर से मेरी तरफ धकेल दिया। वो मेरे पैर से टकरा गया। मैं चिल्लाई। मुझे लगा जैसे मेरे पैर का नाखून टूट गया हो और खून मेरी चप्पल में घुस गया हो। वो भागने लगी। गार्ड्स ने उसका पीछा किया, लेकिन वो तेज थी। वो कुछ ही सेकंड में भीड़ में गायब हो गई। कुछ मिनट बाद पुलिस आ गई। मैंने उन्हें सब कुछ दिखाया, अपना पासपोर्ट, विकी का बर्थ सर्टिफिकेट, तस्वीरें और प्लेन के टिकट। उन्होंने फौरन मेरी बात पर यकीन कर लिया। एक पुलिस ऑफिसर मुझे बिठाने ले गया और दूसरे ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। उन्होंने सब कुछ देखा। फुटेज में सब कुछ दिखा। वॉशरूम के पास छिपी औरत से लेकर स्ट्रोलर छीन कर ऐसे भाग जाने तक जैसे वो उसकी हकदार हो। पता चला कि उसने पहले भी ऐसा किया था। उसका रिकॉर्ड था। उस पर पहले भी कम से कम 2 बार अलग अलग शहरों से बच्चों को अगवा करने का शक था, लेकिन वो दोनों बार बच निकलने में कामयाब रही थी। वो घुल मिल जाना चाहती थी, शांत रहना चाहती थी और लोगों के दिमाग से किस तरह खेलना है ये भी जानती थी। उसे पता था कि कैसे शान और दिखावे को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। सबसे बुरी बात, पुलिस ने उस सिक्योरिटी गार्ड को डांटा जिसने मुझ पर शक किया था और मेरे रूप रंग की वजह से कार्रवाई में देरी की। बाद में मुझे पता चला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जाहिर है ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी के कपड़ों या रंग रूप के आधार पर अंदाजा लगाया हो। आखिरकार हम अपनी फ्लाइट में सवार हो गए। मैंने पूरे रास्ते विकी को कसकर पकड़े रखा और उसे फुसफुसाते हुए कहा कि अब सब ठीक है, लेकिन सच तो यह है कि सब ठीक नहीं था। मैं सोचती रही, अगर मैं समय पर वॉशरूम से बाहर नहीं निकलती तो क्या होता? अगर वो तेजी से चलकर टर्मिनल से बाहर निकल जाती इससे पहले कि किसी को पता चले? अगर भीड़ ने पूरी तरह से उसका साथ दिया होता और मुझे रोक लिया होता तो क्या होता? ये बहुत डरावना है कि लोग कितनी जल्दी राय बना लेते हैं। बस सुंदर कपड़ों और बनावटी शांति की जरूरत थी कि एक अजनबी मेरी बेटी को लगभग चुरा के ले गई थी और दूसरों ने ऐसे होने दिया। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं सबको बताना चाहती हूँ, अगवा करने वाले हमेशा डरावने नहीं दिखते। वो नकाब नहीं पहनते या हथियार नहीं रखते। कभी कभी वो परफ्यूम और मोती पहनते हैं और कभी कभी समाज उनकी मदद करता है सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे दिखते हैं। कहते हैं रात में सुनसान खाली हाईवे पर सावधान रहें, लेकिन असल में खतरा हमेशा छायादार जगहों पर नहीं छिपा होता। कभी कभी ये उन जगहों पर भी होता है जहां आप सबसे सेफ महसूस करते हैं। मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूं वो एक एयरपोर्ट पर हुई। सुबह का वक्त था। एक रेड आई फ्लाइट में देरी होने के बाद मुझे बीच में काफी देर तक रुकना पड़ा। एयरपोर्ट पर बहुत सन्नाटा था। कई लोग कुर्सियों की कतारों में सो रहे थे या हेडफोन लगाए चुपचाप अपने फोन देख रहे थे। मैंने टर्मिनल के सबसे दूर वाले हिस्से में लेडीज के लिए बने एक बाथरूम में फ्रेश होने का फैसला किया। बाथरूम में एक इंसान के लिए कई स्टॉल थे और वो 2 बंद गिफ्ट शॉप्स के बीच में थे। सिर्फ जरूरतमंद या शांति चाहने वाले लोग ही इस तरह के वॉशरूम को चुनते हैं। मैं पीछे वाले दूसरे स्टॉल में बैठी और कुछ देर तक अपना फोन देखती रही। बस जागते रहने की कोशिश कर रही थी। मुझे किसी के अंदर आने की आवाज नहीं आई। दरवाजा खुलने की कोई आवाज नहीं हुई। मैंने एक भी कदम की आहट नहीं सुनी। कुछ भी नहीं। हालांकि जैसे ही मैंने फ्लश किया और स्टॉल का दरवाजा खोला, मैंने किसी को मेरा नाम फुसफुसाते सुना, हाय क्लेयर। मैं चौकन्नी रह गई। मैं उस आवाज को पहचान गई। मेरा दिल बैठ गया। वो सिंह के पास खड़ा था। रायन, मेरा एक्स। मैंने उसे 1 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा। जब से मैंने टेक्सास छोड़ा और अपना फोन नंबर बदला तब से मैं उससे नहीं मिली थी। आखिरी बार मैंने उसे तब देखा था जब मैंने धमकियों के बाद पुलिस में रिपोर्ट कराई थी। मैं सिर्फ उसकी मौजूदगी से बचने के लिए दूसरी स्टेट में चली गई थी। उसने एक भूरे रंग का कोट पहना हुआ था, वही कोट जो वो हमेशा तब पहनता था जब वो मासूम दिखना चाहता था। उसकी आंखें धसी हुई थी। उसके लेफ्ट हाथ में पेट्रोल पंप के पास से लिए गुलाबों का एक छोटा सा गुलदस्ता था। उसका राइट हाथ थोड़ा कांप रहा था। तुमने मुझे कभी बात समझाने का मौका नहीं दिया, उसने शांत कोमल आवाज में कहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस दरवाजे की ओर बढ़ी। वो मेरी उम्मीद से ज्यादा तेज चल गया। कुछ ही सेकंड में उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। इसे जितना मुश्किल होना चाहिए उससे ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। उसकी आवाज अब भी धीमी थी, लेकिन लहजा बदल गया था, अब और भी तीखा, मानो किसी तरह की चेतावनी दे रहा हो। मैंने दांत पीसते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, अभी की अभी। मैंने उसे धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश की। उसने मुझे पीछे धकेला, खींचते हुए नहीं पर काफी जोर से। फूल जमीन पर गिर गए। मैं चिल्लाई, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी सब कुछ बिगड़ गया। वो घबरा गया। उसने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और एक बॉक्स कटर निकाला। उस पल मेरा पहला ख्याल यही था कि वो मुझे मार डालेगा, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं आया, बल्कि उसने अपने हाथ पर वार कर दिया। ब्लेड ने सफाई से उसका हाथ काटा और खून बहने लगा। मैं सदमे में जमी हुई खड़ी रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी बात साबित करने के लिए इस हद तक जा रहा है। उसने मुझे बेचैन नम आंखों से देखा और कहा,
अब तुम मुझे भूल नहीं पाओगी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती वो आगे बढ़ा, मेरी कलाई पकड़ी और अपना खून मेरे चेहरे पर मल दिया। उसने मेरे हाथों पर भी खून छिड़क दिया और चिल्लाया, देखो तुमने मुझे क्या करने पर मजबूर किया, ये सब तुम्हारी वजह से है। उस चिपचिपे गर्म एहसास के बाद मेटल जैसी गन से मुझे उल्टी आने लगी। मैंने खुद को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कस कर पकड़ रखा था। तुम मुझे याद रखोगी, वो बार बार दोहराता रहा, तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। मैं जी जान से लड़ी। मैंने उसके घुट्टों पर लात मारी, उसे जोर से धक्का दी और वापस स्टॉल की तरफ भागी। उसने मेरा पीछा नहीं किया, वो बस वहीं खड़ा रहा, आंसुओं के बीच हंस रहा था। उसके हाथ से खून टपक रहा था और कोट तक बह रहा था। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी। लगभग 30 सेकंड बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स अचानक आ गए। मुझे लगता है किसी ने मेरी चीख सुन ली होगी, यह शायद बाहर लगे किसी कैमरे ने पकड़ लिया होगा कि कुछ गड़बड़ है। खैर, मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि वो समय पर आ गए। उनमें से 3 ने उसे जमीन पर पटक दिया। बॉक्स कटर टाइल्स पर फिसल गया। उसने पलट कर कोई लड़ाई नहीं की, बस दोहराता रहा, उसे अब पता चल गया है, उसे अब पता चल गया है, वो मुझे नहीं भूलेगी। उन्होंने पुलिस और पैरामेडिक्स को बुलाया। उसे हथकड़ी लगाई गई और स्ट्रेचर पर ले जाया गया। वो लगातार मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब पुलिस मुझसे पूछताछ करने आई तो मैं मुश्किल से बोल पा रही थी। उन्हें मेरे साइन के लिए कागज पकड़े रहना पड़ा क्योंकि मेरा हाथ बहुत कांप रहा था। मैं 1 घंटे तक टॉयलेट में इंतजार करती रही, अपनी अगली फ्लाइट तक में जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मुझे किसी सेफ जगह ले जाने की ऑफर दी, लेकिन मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। ये सब मेरे लिए पचाना मुश्किल था। जब मेरा पागल एक्स बॉयफ्रेंड लगातार घिनौनी हरकतें करता रहा तो खुद की मदद ना कर पाने और यूं ही खड़े रहने का सदमा मेरे लिए हमेशा के लिए एक बुरा सपना बन गया। मैंने 10 मिनट तक अपना चेहरा रगड़ा और फिर भी खून की गंध आ रही थी। मैं उसे अपनी नाक से निकाल नहीं पा रही थी। मैं उसका चेहरा देखना बंद नहीं कर पा रही थी। मैं उसकी बड़ी मुस्कान, उसकी जलती हुई शैतानी आंखें और जिस तरह से वो बार बार कहता रहा कि मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी, इन सब चीजों को नहीं भूल पाई। हालांकि वो सही था। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने में 1 साल लगा दिया था। मुझे लगा था कि मैं 1 साल के लिए सुरक्षित हूँ। मैं कहीं और चली गई, अपना नंबर बदल लिया और सोशल मीडिया पर सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन किसी तरह उसने मुझे फिर भी ढूंढ लिया। किसी तरह उसे पता था कि मैं उस टर्मिनल में होंगी, उस गेट पर, उस बाथरूम में। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसे कैसे पता चला? बाद में पुलिस ने बताया कि उन्हें उसके अपार्टमेंट में मेरी ऑनलाइन फ्लाइट कंफर्मेशन के स्क्रीनशॉट मिले। वो मुझे ऑनलाइन फॉलो कर रहा था, मेरे नए यूजर नेम से भी। ये तब भी जारी रहा जब मैंने हर अकाउंट ब्लॉक कर दिया। महीनों से वो मुझे किसी नरक के शिकारी कुत्ते की तरह ट्रैक कर रहा था। अब मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती, हालांकि वो हमले और पीछा करने के इल्जाम में जेल में है। जब भी मैं किसी पब्लिक वॉशरूम में जाती हूँ, मैं हर दरवाजे के पीछे चेक करती हूँ। अब मैं अकेले फ्लाइट नहीं लेती। मेरे पास हमेशा पेपर स्प्रे रहता है, यहाँ तक कि जब मैं अपनी कार की तरफ जा रही हूँ तब भी। मुझे नहीं पता कि मैं इस सदमे से कब आज़ाद हो पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि मैं कभी पब्लिक प्लेसेस पर अकेले समय बिता पाऊंगी या नहीं।